जिस समाज को अपने अतीत की जानकारी नहीं, वो अपने भविष्य की दिशा नहीं तय कर सकता। नमस्कार, मैं कामिनी निषाद स्वागत करती हूँ अवसर बिटिया फाउंडेशन में। आज हम बात करेंगे इतिहास को जानने की उन रास्तों की जिनके सहारे हम हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों तक पहुंच पाते हैं। वे रास्ते हैं स्रोत। इतिहास में दो तरह के स्रोतों को उपयोग में लिया जाता है। पहला है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सोर्सेज वे स्रोत हैं जो उस काल में मौजूद थे, उस काल से संबंधित थे जिस काल में वो घटना घटी हो। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम प्राथमिक स्रोत में शामिल करते हैं, क्योंकि कौटिल्य मौर्य काल में स्वयं मौजूद थे। विद्यार्थियों, द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं, अर्थात उसके आधार पर द्वितीयक स्रोतों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों, इन्हीं स्रोतों से साक्ष्यों व प्रमाणों को ढूंढा जाता है। साक्ष्यों व प्रमाणों को ढूंढा जाता है और इन्हीं साक्ष्यों व प्रमाणों के आधार पर तथ्य संकलित किए जाते हैं। और इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करके इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को पुनर्जीवित करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इतिहास को जानने के स्रोत। विद्यार्थियों, इतिहास के स्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देखते हैं क्या है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष हैं जो धरातल के ऊपर स्मारकों, भवनों, स्तंभों व अभिलेखों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, एवं धरातल के भीतर उत्खनन के माध्यम से पाषाण औजार, सिक्के, मुहरों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात वे साक्ष्य हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। देखते हैं क्या है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे दस्तावेज हैं जो हमें किसी काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन शैलियों से परिचय कराते हैं। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत को डिटेल से। क्या कहते हैं ये सिक्के? सिक्कों के अध्ययन से हमें सर्वप्रथम राजाओं के नाम, उनके राजधर्म, उनके कालक्रम की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, हमने देखा होगा कि किसी राजा के क्षेत्र विशेष के अलावा उनके अन्य क्षेत्रों में भी सिक्के पाए जाते हैं जो कि उनके साम्राज्य विस्तार व सीमा को दर्शाते हैं। कई बार हमने यह देखा होगा कि समय समय पर विभिन्न राजाओं ने अलग अलग धातुओं के सिक्के चलाए। विद्यार्थियों, धातुओं में यही परिवर्तन उनकी आर्थिक स्थिति के सूचक है, अर्थात आर्थिक संकट को बोध कराते हैं। कई बार स्थानीय प्रदेशों में विदेशों के सिक्के पाए गए हैं जो कि उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं औजार। पुरापाषाण काल में मानवों ने बड़े व बेडोल आकार के भद्दे औजार बनाए जिनका प्रयोग वो शिकार के लिए करते थे। पशुओं की खाल खींचने के लिए करते थे, जो के खाल को खींचने के लिए करते थे। और समय के साथ मध्य पाषाण काल आते आते ये औजार आकार में छोटे होते गए और तेज धारदार होते गए। इन्हीं छोटे औजार को मध्य पाषाण काल में हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं और नवपाषाण काल तक आते आते ये औजार तेज, धारदार व पॉलिशदार होते गए जिनका प्रयोग वह कृषि कार्यों में सामान्य रूप से करते थे। आइए देखते हैं अगला पुरापाषाण काल, मोहरे। विद्यार्थियों, इन मोहरों का प्रयोग आज आप विभिन्न संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी दफ्तर, सभी संस्थानों में आपने मोहरों का प्रयोग देखा होगा जो कि उनके आधिकारिक पुष्टि को दर्शाता है। अर्थात ये मोहरों का प्रयोग प्राचीन काल में विभिन्न दस्तावेजों, माल सामानों या व्यापारिक वस्तुओं की पुष्टि के लिए होता था जो कि उनके राज्य की स्वीकृति व स्वामित्व का प्रतीक था। विद्यार्थियों, आपने हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया का मुहर देखा होगा।
मेसोपोटामिया का मुहर देखा होगा, जो कि उनके मध्य व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। आप ये मुहर देख रहे हैं, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपति का मुहर। जिसमें एक देवता 4 पशुओं को अंकित किया गया है, जो कि उनके धार्मिक आस्था को दर्शाता है। मृण मूर्तियां या प्रतिमाएं, जो कि प्राचीनतम कलाकृतियों व मानव मस्तिष्क के प्रारंभ के कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। इससे सर्वप्रथम हमें धर्म की जानकारी मिलती है कि वह मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध, चाहे जैन। ये हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। डांसिंग गर्ल। आइए देखते हैं अगला, स्थापत्य कला स्मारक। जब भी कोई इतिहास में घटना होती है तो उनकी स्मृति में लोगों द्वारा एक चिन्ह अंकित किया जाता है, ताकि भविष्य में लोग उनको देखकर याद कर पाएं। क्या है स्मारक और स्थापत्य कला? ये वे भौतिक संरचनाएं हैं जो किसी ऐतिहासिक घटनाओं, शासकों, धर्म, कला, संस्कृतियों की स्मृतियों में बनाए जाते थे। आइए देखते हैं अभिलेख व शिलालेख। अभिलेख व शिलालेख वे साक्ष्य हैं जो किसी पत्थरों, पाषाणों, गुफाओं, स्तंभों, मंदिरों व ताम्रपत्रों पर खुदवाए जाते थे। ये शासकों के दान, विजय, धर्म प्रचार व प्रशासनिक आदेशों को हमें बताते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये मृदभांड। मृदभांड मानव सभ्यता में भंडारण का प्राचीनतम प्रमाण है, जिससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य शिकारी जीवन से पशुपालक और पशुपालक से कृषक समुदाय में प्रवेश कर गया था, जिसका प्रयोग वह अनाजों एवं पशुओं के उत्पादों को संग्रहित करने के लिए करता था। विभिन्न कालखंड में अलग अलग रंग के मृदभांड बनाए गए, जो कि मानव मस्तिष्क के विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। आइए देखते हैं शैल चित्र व चित्रकला। आपने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में सुना होगा, जहां के शैल चित्र विश्व के प्राचीनतम शैल चित्रों में से एक है, जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इसका डिटेल हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है साहित्यिक स्रोत। विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोत को हम धार्मिक साहित्य, धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। धार्मिक साहित्य में हम वैदिक या ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिकेतर साहित्य में स्मृति, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। और धर्मेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य, जिसमें हम त्रिपिटक का अध्ययन करेंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और जैन साहित्य में अंग, उपांग, प्रकरण, शेष सूत्र और मूल सूत्र का अध्ययन करेंगे। धर्मेतर साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, काव्य साहित्य के भीतर मेघदूत, कुमार संभव जो कि कालिदास जी का है, बुद्ध चरित अश्वघोष का, सौदरानंद अश्वघोष का और भारवीकृत किरातार्जुनीयम जैसी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। नाटक में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, शूद्रक के मृक्षकटिकम और कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों का हम अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान के विदेशी यात्री मेगास्थनीज, पुर्तगाल के डोमिंगो पायस बारबोसा, चीनी यात्री फायान ह्यूएनसांग इत्सिंग, ये किनके काल में आए, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, इनका उद्देश्य भारत आने का क्या था, और मोरक्को के इब्न बतूता। इन सभी विदेशी यात्रियों का विवरण हम आगे के कक्षाओं में करेंगे। अगली कक्षा में इन स्रोतों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।